हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि किसी तार को अगर हम खींचें तो उसमें रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा आपका। ठीक है, किसी पर्टिकुलर तार जिसकी लेंथ कुछ है आपका, अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस है, अगर मैं उस तार को खींच दे रहा हूँ तो उसके रेजिस्टेंस में क्या होगा। वैसे नॉर्मली आपका जो तार में अगर हम खींचते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि खींचने से क्या हो जाता है आपको, जब हम किसी भी तार को खींचते हैं तो एक तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, एल इंक्रीज हो जाता है, साथ में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये जो एरिया है ये कम हो जाता है आपका, वो पतला हो जाता है आपको ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। दिस इज द रेजिस्टेंस आपका। तो लेंथ बढ़ गई है यानी एरिया कम हो गया, इसका मतलब है कि आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका बढ़ने वाला ही है आपका। ठीक है, अब लेकिन हमसे अब ये देखो, एक दो डेरिवेशंस आपके जो बोर्ड में आते हैं आप लोगों का, ठीक है, वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि जैसे अगर मैंने किसी की लेंथ को डबल कर दिया, खींच के दो गुना कर दिया, या 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका। या मैंने किसी तार की लेंथ को n टाइम खींच दिया, n टाइम। ठीक है, तो हम वो डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। साथ में एक दूसरा क्वेश्चन इस टाइप के, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोग का। एक दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि अगर मैं रेडियस को उसका आधा कर दे रहा हूँ, मतलब खींचने के बाद ये जो रेडियस है इसको हाफ कर दे रहा हूँ, हाफ या 1/3 कर दे रहा हूँ, या हम सीधे पढ़ेंगे कि r/n कर दे रहा हूँ आपका। ठीक है, रेडियस का 1/n कर दे रहा हूँ आपका। तो ये दो केसेस आज हम पढ़ते हैं आप लोगों का। तो फर्स्ट है आप लोगों का कि जब क्या कर रहा है, तार की जो लेंथ है आप लोगों का, उसको हम क्या कर दे रहे हैं, एल गुना बढ़ा देना। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि लेट अस कंसिडर, क्या कहेंगे, देखो, लेट अस कंसिडर कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड डेंसिटी इज रो। ठीक है, ये चीज़ तो हम कह देंगे आप लोगों का। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा फिर उस टाइम, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज इट्स रेजिस्टेंस आपका। ठीक है, नाउ हम दूसरी केस में आएंगे जब हमने तार को खींच दिया है। अब जब हम तार को खींच दे रहे हैं आप लोगों का, तो मैं अपनी तरफ से ये बोलूँगा कि जो लेंथ हो जा रही है नई वाली, वो कितनी हो जा रही है, मान लेते हैं एल डैश, और जो एरिया हो जा रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हो जा रहा है ए डैश। तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक हो गया। जब आप इसी तार को खींच दोगे तो ये तार कुछ ऐसा हो जाएगा ना आपका, इसकी दोनों चीज़ें बदल जाएंगी आपका, तो वो दोनों चीज़ें ये हैं आपका। तो नया वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल डैश अपॉन ए डैश। नाउ हम बस इतना करेंगे आप लोगों का कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूँ आपका। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 या 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन रो एल बाई ए। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ क्या आ गया फिर, एल डैश अपॉन ए डैश मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन एल। तो ऐसा कुछ आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर से एक इक्वेशन बन जाएगी आपका, उसके बाद यहाँ पर हम कुछ वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ इक्वेशन। बस मैंने क्या कर रखा है ना, इसके बेस चेंज कर दिया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में कर देता हूँ आप लोग का। नाउ अब हम आते हैं अपने केस पे। हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि मैं तार को खींच के कितना कर दे रहा हूँ। फर्स्ट केस आपका ये है कि तार को खींच के मैं n टाइम्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब होगा जो एल डैश, जो नई लेंथ होगी, वो पुरानी लेंथ का कितना होगा, n टाइम्स होगा। दिस इज द कंडीशन आप लोगों का कि हम जब तार को खींच के कितना बना रहे हैं आपका, n टाइम्स बना दे रहे हैं आपका। तो ये है आपकी केस। तो यहाँ तक का काम कॉमन है, इसके आगे का थोड़ा सा चेंजेस होंगे आप लोगों का। तो एल डैश इज इक्वल टू एन एल। नाउ हमको एरिया, देखो एरिया भी तो बदलेगा ना आपका, लेंथ तो बदल गई इतना पता चल गया हमको, लेकिन एरिया कितना बदल रहा है ये कैसे पता चलेगा आपका। तो इसको पता लगाने के लिए हम करेंगे वॉल्यूम का सहारा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हम शेप बदलें या साइज बदलें, कुछ भी करो उसके साथ, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है आपका। ठीक है, तो बिफोर वॉल्यूम इज इक्वल टू आफ्टर वॉल्यूम आपका। ठीक है, क्या कहता है, वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। और खींचने से पहले का वॉल्यूम कितना था, खींचने से पहले जो वॉल्यूम था वो था ए एल, एंड खींचने के बाद का वॉल्यूम था ए डैश एल डैश। ठीक हो गया। नाउ कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस ए डैश, ये ए अपॉन ए डैश की वैल्यू निकाल देनी है। तो ए अपॉन ए डैश कितना आ जाएगा, यहाँ से ए अपॉन ए डैश को नीचे बचा तो ये वहाँ चले गया एल डैश अपॉन एल। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन इसमें आओ, इसको भी कुछ कह देता हूँ मैं, इक्वेशन 3, 4 एंड इसको 5 कहता हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3, 4 एंड 5, 3, 4 और 5 में हम आते हैं आप लोगों का और देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो इक्वेशन 3 जो है वो है आर डैश अपॉन आर। अब एल डैश अपॉन एल है आपका। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे रहता हूँ, अभी थोड़ी देर में बदल दूंगा वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन ए डैश। ए अपॉन ए डैश की वैल्यू भी कितनी है, एल डैश अपॉन एल है।
ठीक है। नाउ अब मैं वैल्यू चेंज करता हूँ ये वाली चौथी वाली इक्वेशन से। एल डैश की जगह रखना है एन एल, तो एन एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई एन एल अपॉन एल। एल एल गया आपका, तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आ चुका है, या फिर आर डैश इज इक्वल टू आ रखा है एन स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब है आपका आर डैश क्या था, आर डैश था नया वाला रेजिस्टेंस और आर क्या था, पुराना रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि अगर कभी भी आप किसी तार को खींच के एन टाइम्स बना दे रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है आपका। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपका कि आपने किसी तार को 2 खींच के डबल कर दिया, तो उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 2 की जगह कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। तो ये है आपका। अगर आपने किसी को खींच के 3 टाइम कर दिया है, लेंथ 3 टाइम बढ़ा दिया है आपका, तो उसका रेजिस्टेंस 9 टाइम हो जाएगा आपका स्क्वायर टाइम। तो दिस इज आवर डेरिवेशन। अब इसके बाद हम मूव करते हैं इसके दूसरे टाइप में आप लोग का, जिसमें हम क्या करेंगे आप लोग का, देखो खींचने में 2 चीजें होती है ना आपका। जब हम किसी भी तार को खींचेंगे, एक तो लेंथ तो बढ़ेगी, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा आपका। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कहूँ या रेडियस कहूँ ना, तो वो वाला अब हम पार्ट करते हैं आप लोग का, कि मैं ये कर रहा हूँ कि जो रेडियस है आप लोग का वो कितनी हो जा रही है, बाई एन हो जा रही है आपका। ठीक है, जो नई रेडियस हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है, कुछ इतनी हो जा रही है। तो दिस इज द न्यू पार्ट आप लोगों का। तो इसमें से देखो यहाँ पर से ना बहुत सी इक्वेशंस हमारे काम की है, लगभग यहाँ तक का काम तो कॉमन है, ये वाला काम कॉमन है, तो ये दोबारा से मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ आप लोगों का। ये काम कॉमन है आप लोगों का कि पहले रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बाद का रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया है। और ठीक है, ये इक्वेशन 3 तक। अब इसके बाद हम काम करते हैं आप लोगों का। तो यहाँ पर हमारे पास है कंडीशन आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन एल, साथ में जब वॉल्यूम बराबर होता है तो अभी अभी हमने देखा था कि ए अपॉन ए डैश की वैल्यू आती है आपका एल डैश अपॉन एल। ये हमने अभी अभी देखा था यहीं पर, देखो ये ए अपॉन ए डैश इक्वल टू एल डैश अपॉन एल। तो दोबारा से करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, तो अभी हम ऐसे करते हैं आपका जल्दी से। अब नाउ हम क्या करेंगे ना आपका, हम नया वाला हमको रेडियस फाइंड आउट करना है ना आपका। तो यहाँ पर से देखना आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू क्या था, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू क्या था, वो था आपका एल डैश अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन ए डैश। यही वैल्यू तो थी आपका, ठीक हो गया, यही तो थी आपका जो इक्वेशन 3 थी, यही तो बोल रही थी आपका एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन ए डैश। ठीक है, नाउ हम इसके जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये वाली है, इसमें यहाँ प्लेस करते हैं और लेंथ में चेंज ना करके एरिया में चेंज करते हैं। ठीक है, तो एल डैश अपॉन एल की जगह लिख देता हूँ मैं ए अपॉन ए डैश मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन ए डैश। नाउ ये आ जाएगा आपका ए अपॉन ए डैश का होल स्क्वायर। नाउ पहले वाला रेडियस कितना होता होगा, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया वैसे भी जो तार होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया किसके जैसा होता है, सर्कल की तरह। उसका एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बाद का हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक हो गया, नाउ पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर का स्क्वायर यहीं पर रहने दो। अब आर डैश की जगह रख दो ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा आर अपॉन एन का स्क्वायर और बाहर से भी एक स्क्वायर है। ठीक है, नाउ ये बन गया आपके पास आर की पावर आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कटा, एन स्क्वायर ऊपर आया तो ओवरऑल हो गया एन टू द पावर 4। तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 4 या फिर आर डैश इज इक्वल टू एन टू द पावर 4 इंटू आर। मतलब अगर आप किसी तार को खींचते हो ना आपका, अगर आप किसी तार को खींच रहे हो और उसकी रेडियस को अगर आप आधा कर दे रहे हो, पहले रेडियस 16 सेंटीमीटर थी, बाद में अगर आपने रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर कर दी, मतलब खींच के अगर रेडियस को आधा कर दिया, तो उससे जो उसका रेडियस होता है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, आधा अगर कर रहे हो आप, 1/2 अगर कर रहे हो, नीचे अगर 2 है आपका, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 2 to 16 टाइम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा कितना टाइम, रेजिस्टेंस 16 टाइम। तो दिस इज अ डेरिवेशन। साथ में एक और चीज हम देख लेते हैं आप लोग का, ओमिक एंड अनोमिक रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं आप लोगों का, कंडक्टर आप लोग का। ठीक है, तो देखो जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं आप लोग का, उनको हम ओमिक कंडक्टर्स बोलते थे, और उन्हीं कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आप लोग का ओमिक रेजिस्टेंस आपका। ठीक है, ये सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है। अब एग्जांपल्स याद रखना आपका कि जो मोस्टली जो आपके वो नहीं होते मेटल होते हैं, जो भी मेटल वाले कंडक्टर होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों का क्या होता है, आपका ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक कंडक्टर होते हैं आप लोगों का। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना है आप लोगों का कि वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो लिमिटलेस है आप लोगों का, कि मतलब हमेशा आपका ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब करंट इंक्रीज होती है ना, तो मेटल्स लोग भी क्या करते हैं ना आपका फॉलो करना बंद कर देते हैं, अनफॉलो करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली
आपका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है ना, वी और आई के बीच का ग्राफ, लेकिन ये आई है और ये वी है आप लोगों का। जैसे जैसे करंट बढ़ती है तो वैसे वैसे एक हीटिंग इफेक्ट आता है आप लोगों का, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ना स्टार्ट कर देता है आप लोगों का, ठीक है, जिसकी वजह से करंट उतना नहीं बढ़ती है, तो फिर यहाँ से ऐसा होना स्टार्ट कर देता है, एकदम सीधा ना जाके, थोड़ा देर तक तो होता है सीधा आप लोगों का, उसके बाद ऐसा जब करंट की वैल्यू थोड़ा हाई हो जाती है आपका, ऐसे ही नीचे भी आप लोगों का, ठीक है। नॉर्मली मैंने ये कहा आप लोगों का कि होता क्या है आपका ओम्स लॉ बस इतना सा है आप लोगों का कि वी एंड आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है आप लोगों का, मतलब वी और आई एक जैसा बढ़ेंगे आप लोगों का, लेकिन जब करंट के लिए बहुत ज़्यादा होती है आप लोगों का, किसके लिए, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, तो वो फॉलो नहीं करते हैं आप लोगों का, ठीक है। नाउ अब बताया आप लोग क्या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होंगे आप लोगों को, देखो पहले नॉन ओमिक कंडक्टर, वो लोग जो आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उसको कहोगे आप नॉन ओमिक कंडक्टर्स, और उन्हीं कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को कहोगे आप नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए क्या होगा करके, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपका कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स के एग्जांपल्स दे दो आप लोग का, या फिर वो कंडक्टर्स के एग्जांपल दो जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं आप लोग का। तो आप लोग का जो जंक्शन डायोड होते हैं वो नहीं करते हैं आप लोग का फॉलो, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं करते हैं, वॉक्यूम ट्यूब नहीं करते हैं आप लोग का, थर्मिस्टर नहीं करता है आप लोग का, ट्रांजिस्टर नहीं करता है आप लोग का, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती हैं आपका, ठीक है। तो आज का अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।